हवाई जेल, जिसमें देश के सबसे खतरनाक और संगीन अपराधियों को ले जाया जा रहा था, उस दिन एक ऐसे विशेष कैदी का स्वागत कर रही थी जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। उसके सिर पर काला कपड़ा डालकर पूरी तरह ढका गया था ताकि कोई उसका चेहरा तक न देख सके। उसकी खतरनाक प्रकृति को देखते हुए उसे विमान के पिछले हिस्से में सबसे अलग एक सीट पर कैद किया गया था। उसके आसपास कई हथियारबंद मार्शल तैनात थे जो हर पल उस पर निगाह रखे हुए थे, लेकिन इन कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं का उस आदमी पर कोई असर नहीं था। उसकी नजर में यह सब सिर्फ कागज का बना हुआ पिंजरा था जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता था। विमान की उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद उसने अपने लंबे समय से तैयार किए गए फरार होने के प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया। उसने अपने मुंह में छिपाए गए नकली दांत को दांतों की ताकत से तोड़ा। उस नकली दांत के भीतर एक पतली लोहे की तार छिपी हुई थी। उसने बड़ी सावधानी से उस तार का इस्तेमाल करते हुए हथकड़ी के ताले को खोल लिया। देर बाद अचानक विमान में जोरदार धमाका हुआ। विमान के शरीर में एक बड़ा छेद बन गया और तेज रफ्तार हवा उस छेद से अंदर घुसने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरा केबिन अफरा तफरी और मौत के मैदान में बदल गया। यात्री और कैदी हवा के दबाव में इधर उधर फेंके जाने लगे। इस हड़कंप के बीच एक कैदी ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक मार्शल से चाबी छीन ली। जब वह खुद तेज हवा के दबाव में विमान के टूटे हिस्से की तरफ खींच रहा था, तब आखिरी क्षण में उसने वह चाबी उस रहस्यमय कैदी की ओर फेंक दी। अब उस आदमी के पास आजादी की चाबी थी। उसने तेजी से अपने सारे बंधन खोल ली। जैसे ही वह पूरी तरह आजाद हुआ, उसके शरीर से एक भयानक और दबदबे वाली आभा निकलने लगी। उस पर निगरानी रख रहे मार्शल उसकी तरफ दौड़े, लेकिन वह खाली हाथ ही उन सब पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में उसने एक एक करके सभी मार्शलों को जमीन पर गिरा दिया। उधर विमान पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था, लेकिन अनुभवी पायलट ने अपने वर्षों के उड़ान अनुभव का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह विमान को अलास्का के बर्फीले मैदानों में आपातकालीन लैंडिंग कराने में सफलता हासिल कर ली। विमान में मौजूद ये खूंखार अपराधी मौत के मुंह से बच निकले, लेकिन घटना ने पास के एक छोटे से कस्बे के लिए विनाश का दरवाजा खोल दिया था। कुछ ही देर बाद उस कस्बे के पुलिस स्टेशन को दमकल विभाग से सूचना मिली कि कस्बे के उत्तरी इलाके में भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रमुख फ्रैंक ने अपनी टीम को तैयार किया और हेलीकॉप्टर लेकर जांच के लिए निकल पड़ा। जब वे घटनास्थल के करीब पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। एक विशाल यात्री विमान बर्फीले मैदान में टूटकर गिरा पड़ा। फ्रैंक और उसकी टीम को यह नहीं पता था कि यह कोई सामान्य यात्री विमान नहीं, बल्कि खतरनाक अपराधियों को ले जाने वाली विशेष जेल उड़ान थी। इसी वजह से वे बिना किसी विशेष सावधानी के सीधे बर्फ पर उतर गए। टीम का सदस्य मोटा पुलिसकर्मी मलबे के पास पहुंचा तो उसे एक मृत मार्शल का शव मिला। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक को बर्फ में एक भारी हथकड़ी पड़ी हुई दिखाई दी। हथकड़ी देखते ही उसका दिल बैठ गया और उसे एहसास हुआ कि मामला बहुत गंभीर है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक गंभीर रूप से घायल मार्शल भी मिला जो मुश्किल से जिंदा था। वे उससे कुछ पूछ पाते उससे पहले ही जंगल की ओर छिपे बैठे कैदी उनकी तरफ बढ़ने लगे। स्थिति को समझते ही फ्रैंक और उसके साथी घायल मार्शल को उठाकर वहां से निकलने लगे, लेकिन तभी विमान के मलबे में छिपे अपराधी अचानक बाहर निकल आए और उन पर हमला कर दिया। बर्फ के मैदान में भीषण लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन संख्या में कम होने की वजह से पुलिसकर्मी जल्द ही कमजोर पड़ने लगे। मोटे पुलिसकर्मी पर एक अपराधी ने कई बार चाकू से वार किया। वह दर्द से चीखता हुआ बर्फ पर गिर पड़ा। उसी समय उनका एक और साथी अपराधियों के कब्जे में चला गया। फ्रैंक ने तुरंत अपनी बंदूक तान दी और दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो गए। हालात बेहद तनावपूर्ण थे, लेकिन निर्णायक क्षण में फ्रैंक ने हिचकिचाने के बजाय सीधे गोली चला दी। उसकी गोलियों ने बंधक बनाए हुए अपराधी को वहीं ढेर कर दिया और उसका साथी बच गया। इसके बाद वे घायल मोटे पुलिसकर्मी को लेकर पीछे हटने लगे, लेकिन दूसरी तरफ अपराधी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे डंडे और हथियार लेकर फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगे। फ्रैंक लगातार गोली चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसकी बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो गईं। वह घबराकर नया मैगजीन डालने लगा, लेकिन इसी छोटे से अंतराल का फायदा उठाकर एक अपराधी पीछे से उस पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों बर्फ में लौटते हुए हाथापाई करने लगे। फ्रैंक पहले से ही थका हुआ था। धीरे धीरे अपराधी ने उसे दबोच लिया और उसकी गर्दन दबाने लगा। फ्रैंक की सांसें टूटने लगीं और उसकी मौत लगभग तय लग रही थी। तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। किसी ने फ्रैंक की गिरी हुई पिस्तौल उठाई और बिना ठीक से निशाना लगाए लगातार 3 गोलियां चला दी। गोलियां सीधे उस अपराधी को लगीं और वह वहीं ढेर हो गया। हालांकि उन गोलियों में से एक फ्रैंक के कान को छूते हुए निकली। अगर निशाना थोड़ा भी चूक जाता तो फ्रैंक भी मारा जाता। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि उसकी जान बचाने वाला वही घायल मार्शल था जिसकी दोनों आंखें घायल हो चुकी थी। वह दर्द
रहते हुए उनकी मदद के लिए वहाँ तक पहुँचा था। फ्रैंक ने तुरंत उसे संभाला और दोनों किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुँचे। भाग्य से आखिरी क्षण में हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में सफल हो गया और वे वहाँ से बच निकले। लेकिन इस घटना ने एक और जगह हड़कंप मचा दिया था, CIA मुख्यालय में। कारण यह था कि उन कैदियों में मौजूद सबसे खतरनाक व्यक्ति कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह CIA का पूर्व एजेंट हैवरलॉक था, जिसने संगठन से गद्दारी कर दी थी। CIA निदेशक जिंजर ने तुरंत अपने पुराने एजेंट एरिन को वापस बुलाया, जिसे पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। उसने एरिन को अलास्का जाकर स्थिति संभालने का आदेश दिया। आखिरकार हैवरलॉक वही व्यक्ति था जिसे एरिन ने खुद प्रशिक्षित किया था। CIA को डर था कि अगर वह खुला घूमता रहा तो एजेंसी के कई गुप्त रहस्य दुनिया के सामने आ सकते थे। इसलिए उनका उद्देश्य साफ था, हैवरलॉक को हर हाल में खत्म करना। उधर कस्बे में लौटते ही फ्रैंक ने सभी पुलिस कर्मियों की आपात बैठक बुलाई और पूरे इलाके में सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी। के बाद फ्रैंक ने जीवित बचे मार्शल ग्रेंजर से पूछताछ की। ग्रेंजर इस दुर्घटना का इकलौता जीवित मार्शल था। उसने बताया कि पूरे हादसे की शुरुआत एक ऐसे कैदी से हुई जिसने अपने बंधन तोड़ दिए थे और विमान के साथ छेड़छाड़ की थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस कैदी को उड़ान के बीच में रास्ता बदलकर एक वायुसेना अड्डे से विमान में चढ़ाया गया था। इसी बीच पुलिस ने कस्बे में एक अस्थायी कमांड सेंटर स्थापित कर लिया और अब तक जुटाई गई जानकारी के आधार पर दुर्घटना की पूरी तस्वीर समझने की कोशिश शुरू कर दी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार विमान में कुल 32 कैदी मौजूद थे। दुर्घटना के बाद 23 कैदी मारे जा चुके थे। 11 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अभी भी 18 खतरनाक अपराधी खुलेआम फरार घूम रहे थे। CIA अचानक इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही थी? फ्रैंक को साफ महसूस हो रहा था कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। जब उसने एरिन से सवाल किया तो एरिन ने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा कि यह विमान एक गुप्त अभियान से जुड़ा हुआ था। रास्ते में विमान का मार्ग बदला गया था ताकि एक विशेष कैदी को उसमें शामिल किया जा सके। हालांकि एरिन ने पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन फ्रैंक ने दुर्घटना स्थल पर मिले सबूतों को देखकर निष्कर्ष निकाल लिया था कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित तोड़फोड़ का परिणाम था। कुछ देर बाद एरिन घटना स्थल पर मारे गए कैदियों के शवों की जांच करने लगा। तभी उसे एक अजीब बात दिखाई दी। एक कैदी की मौत विस्फोट में नहीं हुई थी। उसके गले पर उंगलियों के निशान थे और साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसे अपने हाथों से गला घोंट कर मार डाला था। इस खोज ने मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। फ्रैंक ने एरिन को सख्त चेतावनी दी। उसने कहा कि ये सभी फरार अपराधी हथियारों से लैस हैं और बेहद खतरनाक है। अगर एरिन केवल हैवरलॉक को पकड़ने के पीछे पड़ा रहा और कस्बे के लोगों की सुरक्षा की अनदेखी की तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब एरिन के पास सच्चाई छिपाने का ज्यादा मौका नहीं था। आखिरकार उसने हैवरलॉक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बतानी शुरू की। 3 साल पहले एक अफवाह फैली थी कि CIA के भीतर कोई गद्दार मौजूद है, ऐसा व्यक्ति जो गुप्त सूचनाएं दुश्मनों तक पहुंचा रहा था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। लेकिन इस कथित गद्दार का मकसद पैसे कमाना नहीं था। कहा जाता था कि वह अमेरिकी सरकार को अंदर से कमजोर करने वाली एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। वह जो भी जानकारी लीक करता था वह हमेशा सही समय पर और बेहद घातक साबित होती थी। इस वजह से न्याय विभाग ने कई एजेंसियों को मिलाकर एक विशेष टास्क फोर्स बनाई थी जिसका एकमात्र उद्देश्य उस गद्दार को ढूंढना था। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। वह गद्दार वास्तव में कोई असली देशद्रोही नहीं था। उसे CIA ने खुद बनाया था। वह एक गुप्त कार्यक्रम का हिस्सा था जिसका कोड नाम था 8 वाटर प्रोटोकॉल। हैवरलॉक इसी परियोजना का सदस्य था। एरिन ने बताया कि उसकी जिम्मेदारी थी हैवरलॉक को एक ऐसी जीवित हथियार में बदलना जो किसी भी मिशन को अंजाम दे सके। उसने खुद हैवरलॉक को प्रशिक्षित किया था। उसे विभिन्न प्रकार के हथियार चलाना सिखाया गया, कई भाषाएं सिखाई गईं और यहाँ तक कि पेशेवर हत्यारे जैसी घातक लड़ाकू तकनीकें भी सिखाई गईं। पिछले 2 वर्षों में हैवरलॉक ने इस नकली गद्दार की पहचान का इस्तेमाल करते हुए कई दुश्मनों को बाहर निकलने पर मजबूर किया था। यूरोप और सुदूर पूर्व में कई लक्ष्य उसकी वजह से ढूंढे गए और खत्म कर दिए गए। ये पूरा कार्यक्रम बिल्कुल सफल चल रहा था, लेकिन पिछले महीने सब कुछ बदल गया। हैवरलॉक अचानक गायब हो गया। उसके साथ बड़ी मात्रा में गोपनीय दस्तावेज और संवेदनशील जानकारी भी गायब हो गई। जो आदमी वर्षों तक CIA के नियंत्रण में एक मोहरे की तरह काम करता रहा था वह अब सचमुच बागी बन चुका था। एरिन का मानना था कि हैवरलॉक ने शायद CIA के कुछ ऐसे रहस्य खोज लिए थे जिन्हें दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था। उधर हैवरलॉक दुर्घटना स्थल से बहुत दूर निकल चुका था। वह बर्फीले इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी के घर में छिपा हुआ था। उसने उस बूढ़े को बंधक बना रखा था और वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। वह सूखा राशन और जरूरी सामान इकट्ठा कर रहा था ताकि आगे की यात्रा जारी रख सके। इसी दौरान फ्रैंक को उसकी पत्नी सारा का फोन आया।
सारा एक डॉक्टर थी और उसने फ्रैंक को तुरंत अस्पताल आने के लिए कहा। फ्रैंक बिना समय गंवाए अस्पताल पहुंचा। वहां घायल पुलिसकर्मी मोटा साथी ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे बात ही कर रहे थे कि अचानक अस्पताल के गलियारे में एक महिला की दर्द भरी चीख सुनाई दी। फ्रैंक का दिल बैठ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बुरा हुआ है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए और दुखद समाचार सुनाया। मोटा साथी अपनी गंभीर चोटों के कारण बच नहीं सका। उसकी मौत हो चुकी थी। यह खबर सुनकर फ्रैंक अंदर से टूट गया। वर्षों से साथ काम करने वाला उसका साथी अब हमेशा के लिए चला गया था। सारा भी बेहद डर गई थी। उसे डर था कि अगला नंबर फ्रैंक का हो सकता है। उसने फ्रैंक से विनती की कि वह इस केस से खुद को अलग कर ले। उसने याद दिलाया कि वह 18 साल से सेवा कर रहा है और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाला है। अभी उसका फोन बजा। पुलिस को एक नया सुराग मिला था। यातायात विभाग ने एक बिना एन्क्रिप्शन वाला रेडियो सिग्नल पकड़ा था। जांच में पता चला कि यह सिग्नल एक मौसम पर्यवेक्षक के स्टेशन से भेजा गया था। पुलिस को शक हुआ कि यह कोई मदद मांगने का संदेश हो सकता है। फ्रैंक तुरंत अपनी टीम के साथ उस स्थान की ओर रवाना हो गया। उधर हैवरलॉक अभी भी बूढ़े आदमी के घर में मौजूद था। अचानक उसे बाहर स्लेज कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत सतर्क हो गया। धीरे से खिड़की के पास जाकर उसने बाहर झांका। तभी उसे पता चला कि जिस बूढ़े को उसने बंधक बनाया था उसने मौका पाकर रेडियो चालू कर दिया था और गुप्त रूप से सहायता का संदेश भेज दिया था। इसी समय पुलिस भी घर के बाहर पहुंच चुकी थी। उन्होंने पूरे मकान को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिसकर्मी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन घर खाली था। सिर्फ बाथरूम में उन्हें रस्सियों से बंधा हुआ बूढ़ा आदमी मिला। वे उससे पूछताछ ही कर रहे थे कि अचानक पीछे से गोलियां चलने लगी। हैवरलॉक ने छिपकर हमला कर दिया था। फ्रैंक तुरंत सहायता के लिए दौड़ा, लेकिन जब तक वह अंदर पहुंचा हैवरलॉक वहां से निकल चुका था। फ्रैंक और उसके लोग तुरंत उसके पीछे भागे। कुछ ही दूर बर्फ पर उन्हें हैवरलॉक दिखाई दिया। उसने बूढ़े आदमी को बंधक बना रखा था और बंदूक उसकी तरफ तानी हुई थी। पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। फ्रैंक ने शांत स्वर में उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि यदि वह हथियार डाल दे तो उसे सुरक्षित हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन तभी एरन ने अधीर होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। वह लगातार पुलिस वालों से कह रही थी कि तुरंत गोली चलाकर हैवरलॉक को मार दिया जाए। असल में वह उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। फ्रैंक समझ चुका था कि एरन किसी भी कीमत पर हैवरलॉक का मुंह हमेशा के लिए बंद करना चाहती है। उसने एरन की बात मानने से इनकार कर दिया। उधर हैवरलॉक की मानसिक स्थिति भी टूटने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकता है। लेकिन तभी एरन ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और स्लेज कुत्तों की जंजीर काट दी। आजाद होते ही विशालकाय कुत्ते अपने मालिक को बचाने के लिए सीधे हैवरलॉक की ओर दौड़ पड़े। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। वे कुत्ते उस आदमी पर टूट पड़े जिसे सब हैवरलॉक समझ रहे थे। कुछ ही पलों में वह बर्फ पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। एरन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान उभर आई। उसे लगा कि आखिरकार उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। लेकिन जब वह शव के पास पहुंची और उसका चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हैवरलॉक नहीं था। वह तो सिर्फ एक साधारण फरार कैदी था जिसे हैवरलॉक ने अपने जैसा दिखाकर आगे कर दिया था। असली हैवरलॉक फिर एक बार सबको धोखा देकर गायब हो चुका था और एरन की पूरी योजना एक बार फिर नाकाम साबित हुई। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।